गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्ज़ाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 10 MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस वीडियो का जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि यह नॉलेज सभी बच्चों तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है? रिसेंटली विच ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि छठा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सामान्यतः पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए 6 संसाधन जल, वायु, तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनके संरक्षण हेतु 7वें संसाधन के रूप में पुनर्चक्रण को देखा गया है। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को। हाल ही में इसका 6वां वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है अवेयर इन रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंस, यानी कि जो रिसाइकलिंग है उसके इम्पोर्टेंस यानी कि उसके महत्व को के विषय में जागरूक करना। और इसकी जो थीम है 2023 की वो है क्रिएटिव इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली who has been honored with the Governor of the Year award in the International Publication Central Bank Award 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं शक्तिकांत दास के संबंध में। यह तमिलनाडु कैडर के IAS रैंक के ऑफिसर हैं जो वर्तमान में RBI गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। यदि इनका हम क्रम देखते हैं तो ये 25वें गवर्नर हैं और इनकी जो नियुक्ति हुई वो दिसंबर 2018 में हुई थी। इस प्रकार वे RBI गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में हैं और इनसे पूर्व जो RBI गवर्नर थे उनका नाम है उर्जित पटेल। ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जीता है और इनको पुरस्कार की जो प्राप्ति हुई है उसका रीज़न ये है कि शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो रशियन यूक्रेन वॉर जो हुआ था उसके कारण जो इन्फ्लेशन हुआ है और मार्केट डाउन हुआ है, उनके जो द्वारा जो बने संकट हैं उनके द्वारा वित्तीय बाजारों को जो उभारा है उन समस्याओं को इन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है, उसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। RBI के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। RBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यह भारत में सभी बैंकों का शासी निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसने अपना जो काम करना जो स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 से ही इसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। यदि बात करें हम इसके राष्ट्रीयकरण की तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। RBI के गवर्नर की अगर बात करें, पहले पुरुष गवर्नर हैं सर ऑस्बोर्न स्मिथ और पहली महिला गवर्नर हैं उषा थोराट और वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास और वो 25वें गवर्नर हैं। अगर हम RBI के कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य होता है ये सेंट्रल बैंक है और भारत में सभी बैंकों का बैंक है। दूसरा
कार्य है करेंसी इशू करना, ये मौद्रिक पॉलिसी को लॉन्च करता है। तीसरा, ये क्रेडिट कंट्रोल करता है। 14, विदेशी जो मुद्रा है उसका विनिमय करता है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है यानी कि एक्सचेंज करता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पहली बार किस राज्य में अनुष्ठानों कर्तव्यों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग किया है? रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट अ मैकेनिकल लाइफ लाइक एलिफेंट वॉज यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज। इस प्रश्न का ऑप्शन होता है सी, यानी कि केरल। रॉबर्ट हाथी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका जो नाम है इरिन जातपिल्ली रमन इसका नाम रखा गया है और ये केरल राज्य के त्रिशूर जिले में स्थित है। और ये जो मंदिर में जो इस्टेब्लिश किया गया है उस मंदिर का नाम है इरजातपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। और हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसका प्रयोग अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी यानी कि रोबोटिक हाथी के रूप में किया गया है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ये 11 फुट लंबा है। इसका आंतरिक फ्रेम लोहे का बना है और बाहरी परत में रबड़ से निर्मित है और ये 800 केजी वजन का है और इसमें 5 शक्तिशाली मोटर का प्रयोग किया गया है। इसकी जो प्राप्ति हुई है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा इंडिया द्वारा हुई है और ये इन्हें दान में प्राप्त हुआ है। हालांकि केरल के त्योहारों में आमतौर पर हाथियों का उपयोग किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो हाथी संरक्षण को बढ़ावा देना है और जो बंदी हाथी हैं उनके पुनर्निवास का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉन द GSM एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, यानी कि भारत। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 यह प्रदान किया जाता है दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए। यह चर्चा में इसलिए रहा, GSM प्रत्येक वर्ष एक देश को मान्यता देता है। 27 फरवरी 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में आयोजित समारोह में भारत को विजेता देश के रूप में घोषित किया गया। यदि बात करें GSMA के बारे में तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यह एक उद्योग संगठन है जो दूरसंचार परिस्थितियों तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है। इसका जो गठन हुआ है वो 1945 में हुआ है और इसका जो हेड ऑफिस है यानी कि मुख्यालय वो लंदन इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हेलो उज्जीवन ऐप ने कौन सा एजिस ग्राम बेल अवार्ड जीता है? रिसेंटली हेलो उज्जीवन ऐप विच एजिस ग्राम बेल अवार्ड हैज़ वॉन? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि 13वां अवार्ड इसने जीता है। हेलो उज्जीवन ऐप के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग एप्लीकेशन है यानी कि जो बैंकिंग फाइनेंस करने की एक छोटा सा एप्लीकेशन है। इसे नवाना AI के साथ मिलकर बनाया गया है। इसे फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। यदि चर्चा की बात करें तो इसने इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक कैटेगरी में 13वां AGBA अवार्ड जीता है। इसकी विशेषता की बात करें, यह भारत में पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो बैंक के ग्राहकों जिनके पास पढ़ने और लिखने की सीमित क्षमता है को बैंकिंग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्थानीय भाषा, दृश्य, भाषण सुविधाओं को सक्षम बनाता है। एजिस ग्रैहम बेल अवार्ड संचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जो इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन है के योगदान को चिन्हित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो स्थापना हुई वो नव प्रवर्तकों और उनके नवाचार का जश्न मनाने के लिए 2010 में
एजिस स्कूल ऑफ बिजनेस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किससे 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट एट द 8th रायसीना डायलॉग? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये इटली की पीएम है। इन्हें 8वें रायसीना डायलॉग में एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित किया था भारत के द्वारा। रायसीना डायलॉग की अगर बात करें, जो नामकरण किया है रायसीना डायलॉग का, वो भारत का विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसका जो हेड ऑफिस है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। यह एक ग्लोबल प्रोग्राम है जिसमें दुनिया भर के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। अगर बैठक का आयोजन की बात करें तो विदेश मंत्रालय और रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य दुनिया भर की राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना है। और आयोजन क्रम की बात करें तो 2016 में पहला ये बनाया गया था और 2023 में ये 8वीं बार इसका आयोजन किया गया है। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स? इस प्रश्न का सही ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, यानी कि रवि चौधरी। रवि चौधरी जी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी को अहम जिम्मेदारी देते हुए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयरफोर्स नियुक्त किया गया है। ये प्रशंसा के पात्र इसलिए रहे हैं, वह इस पद पर पहुंचने वाले फर्स्ट इंडो अमेरिकन बन गए हैं, यानी कि पहले भारतीय अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। इनका जो योगदान है, वर्तमान में वे अमेरिकी उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा, इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट संबंधी मामले की जिम्मेदारी निभाएंगे। रवि चौधरी को 2 दशकों से अधिक समय तक एक सक्रिय वायुसेना पायलट के रूप में कार्य किया है। वह 1993 से लेकर के 2015 के बीच अमेरिकी वायुसेना के पायलट के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक लॉन्च की है? रिसेंटली हु लॉन्च द बुक टाइटल विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन डी, यानी कि रचना विस्ट। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म जो पुस्तक है, यह फर्स्ट सीडीएफ ऑफ इंडिया आदरणीय जनरल विपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर आधारित है। इसका जो प्रकाशन यानी कि पब्लिश की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस इन प्रिंट के पेंगुइन वीर द्वारा की गई है। सीडीएस की अगर बात करें तो सीडीएस तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है, यानी कि तीनों सेनाओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो बैठाते हैं वो सीडीएस महोदय होते हैं। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया जनरल विपिन रावत हैं जिनको ये मुकाम हासिल था। इनकी जो डेथ हुई थी वो 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 12 सब ऑर्डिनेट ऑफिसर थे जो इस घटना में शहीद हुए। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इन्हें मरण उपरांत पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित मिलिट्री स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री स्कूल करने की घोषणा की गई है और 16 मार्च 2023 को जनरल विपिन रावत की 66वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किसे BPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BPCL? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि G. कृष्णम कुमार। G. कृष्णम कुमार के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये चर्चा में रहे हैं। हाल ही में इन्हें BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यदि बात करें हम BPCL की, तो BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाउनस्ट्रीम तेल उत्पादक है, जिसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय करता है। अगर इसके कार्य की बात करें तो यह बीना, कोची और मुंबई में 3 रिफाइनरी का संचालन करती है और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि 16 मार्च। ऑप्शन बी यानी कि 16 मार्च। बात करते हैं टीकाकरण के बारे में, यानी कि वैक्सीनेशन क्या है? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया वैक्सीनेशन कहलाती है। इसके महत्व की बात करें तो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसका टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। इस पर एक दिवस मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के नाम से जाना जाता है और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को। अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो यह पहली बार 16 मार्च 1995 को देखा गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी गई थी। हालांकि 1978 में एक उन्नत कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें टाइफाइड है और DPT है। इसका टीकाकरण यानी कि डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस शामिल थे। इसका जो उद्देश्य है वो पृथ्वी ग्रह से पोलियो उन्मूलन करना है या उसके विषय में जागरूक बढ़ाकर वो टाइप वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।